दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है। अभी देखिए, हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश ये है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी, समझा आपने?
हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहे हैं। बिहार में गए भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। Sir, you said that you. बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। इफ बीजेपी विन्स इन उत्तर प्रदेश, दे विल को, उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, इस देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के, तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, बताइए आप, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह कह रहा है मंजलिस और ओवैसी के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उन लोगों को जो शर्म नहीं आती। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है। मैं जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ताल्लुक से इस तरह कहा। वो जानते हकीकत क्या है, जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कि हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक नहीं रहे हैं, कि हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 घंटे मेरे सांसद के क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मगर हैदराबाद के अवाम को सलाम, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। बल्कि जिस जगह पर अमित शाह आए वहां पर उस वार्ड से, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थे, पिछड़े समाज के भाई थे, बंगाली समाज के लोगों ने मजलिस का साथ दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ना बने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।